हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल पाटीदार। मैग्नेट बेंच हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल हमारा विषय है और उसका जो अध्याय नंबर 3 है जिसका नाम क्या है दोस्तों? नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। खनिज और शक्ति संसाधन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। खनिज हमने पूरी तरह से पढ़ लिए हैं। आज हम लोग बात करने वाले बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट विच इज कॉल्ड शक्ति संसाधन। शक्ति संसाधन के अंतर्गत आज हम लोग पूरी तरह से चर्चा किस पर करेंगे? परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ये परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या है? पूरी दुनिया ही तो इस पर इसकी बात कर रही है। ये परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन से संसाधन आते हैं? चलिए एक एक करके वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं। ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं? तो ऊर्जा संसाधन जो है जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है। जैसे अगर आप लकड़ी जला रहे हो तो आपको ऊर्जा मिल रही है, अगर आप पेट्रोल जला रहे हो तो आपको गाड़ी को उससे ऊर्जा मिल रही है, अगर आप कोयला जला रहे हो तो उससे भी आपको ऊर्जा मिल रही है, अगर आप पानी को रोक करके बिजली निकाल रहे हो तो वो भी तो ऊर्जा दे रहा है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे संसाधन हमारे पास में है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा संसाधन कहते हैं। जिसमें सौर ऊर्जा भी आता है, पवन ऊर्जा भी आता है, बहुत बायोगैस ऊर्जा भी आती है। तो आज हम लोग इस ऊर्जा पर ही बात करेंगे। लेकिन आज का ये वीडियो हमारा होने वाला है केवल किस पर? ऊर्जा का एक प्रकार जिसको हम लोग कहते हैं परंपरागत साधन। परंपरागत संसाधन वे संसाधन होते हैं जो बहुत सीमित मात्रा में होते हैं दोस्तों, और ये कभी भी खत्म हो सकते हैं। लेकिन जो दूसरा प्रकार है वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन विकल्प है हमारे लिए। भविष्य के ईंधन के रूप में अगर हम लोग किसी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो आपका गैर परंपरागत संसाधन है। और सारी सरकारें इसी पर काम कर रही हैं क्योंकि न तो ये गैर परंपरागत संसाधन प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं और न ही कोई इनकी सीमित मात्रा है। ये तो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाएंगे, जैसे कि सौर ऊर्जा। लेकिन अगर परंपरागत साधन की बोले तो परंपरागत साधन जो है तो ये बहुत सीमित होते हैं। जैसे कि दोस्तों आपका कोयला बहुत कम बचा हुआ है, पेट्रोलियम बहुत कम बचा हुआ। तो कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें परंपरागत साधन में आती हैं और इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग उपयोग भी करते हैं। परंपरागत साधन पर हमारी निर्भरता दोस्तों बहुत ज़्यादा है जिसको हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। किधर? हमें शिफ्ट करना पड़ेगा गैर परंपरागत साधन में। ये गैर परंपरागत साधन क्या होते हैं? ये संसाधन होते हैं जैसे सौर ऊर्जा, जैसे पवन ऊर्जा। तो ये सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब किस चीज़ के उदाहरण हैं? ये सारे के सारे उदाहरण हैं गैर परंपरागत संसाधनों के। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कोयला, पेट्रोलियम पर पूरी तरह से बात करेंगे और क्या कारण है कि लगभग ख़त्म होते जा रहे हैं, बनते कैसे होंगे, और जितने भी फैक्ट इसमें आगे आएंगे वो सारे आपको पढ़ने को आज की वीडियो में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। हमारा पहला है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत होते क्या हैं? खासियत क्या है इनकी? ऊर्जा के गैर जो परंपरागत स्रोत हैं उनकी खासियत क्या है? पहली खासियत कि ये अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं दोस्तों? प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा ना, पिछली कक्षाओं में हमने बात की तो थी कि अनवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जो सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और ये दोबारा से पुनर्चक्रित नहीं होते हैं। होते तो हैं लेकिन हजारों साल लग जाते हैं। जब हजारों साल लग रहे तो इसलिए हम लोग क्या लिख देते हैं कि ये अनवीकरणीय संसाधन है। इनके भंडार क्या है? सीमित है। अगर भंडार सीमित है इसका मतलब क्या हो सकता है? जल्द ही भविष्य में क्या हो सकता है इनके साथ? ये हो सकते हैं समाप्त। तो जो भंडार सीमित होते हैं उन्हें उनके समाप्त होने की संभावनाएं होती है और डर भी रहता है क्योंकि लगातार तो हम इन चीज़ का उपयोग कर रहे हैं। अगर इसका उपयोग नहीं करते तो हमें इससे कोई समस्या नहीं होती। लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि कोयला पहली बार कब निकाला होगा? अगर आप इंटरनेट में देखोगे तो आपको बहुत साल पहले ये दिखेगा कि इतने साल पहले हमने कोयला निकालना सीख लिया था। अगर आप सर्च करोगे कि दुनिया में पेट्रोल पहली बार कब निकाला गया तो इसको भी बहुत काफ़ी साल हो गए। जब से मोटर कार वगैरह बन रही होगी उससे पहले ही पेट्रोल निकाल लिया गया होगा क्योंकि मोटर कारों में और जितने भी वाहन हैं इन सब में पेट्रोलियम का इस्तेमाल तो होता ही है। तो पेट्रोल बहुत सालों से चल रहा है दोस्तों, कोयला बहुत सालों से चल रहा है। लेकिन कभी हमने सोचा नहीं कि कभी ख़त्म होगा। जब निकाला था तब नहीं सोचा था कि शायद ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जनसंख्या की बढ़ती मांग ने इसको चुनौती दे दी है और आज ये ख़त्म होने की कगार पर हो सकते हैं। तो ईंधन और जीवाश्म दोनों क्या होते हैं? परंपरागत साधन होते हैं। ईंधन क्या होते हैं? ईंधन वो जिसको हम लोग जलाते हैं, और जीवाश्म या
जो जीवाश्म यानी जो धरती के अंदर दब कर रह चुके थे, जो पेड़ पौधे जीव जंतु हजारों साल लाखों साल पहले धरती के अंदर दफन हो गए थे, और उन्हीं की वजह से ये जीवाश्म ईंधन हमें प्राप्त होता है, जैसे कि कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। तो लंबे समय तक सामान्य उपयोग में कौन सी चीज़ लाई जा रही है? परंपरागत साधन लाई जा रही है। समझते दोस्तों, ईंधन किस काम आता है? ईंधन जिसको आप बोलते हो, मैं अगर फॉर एग्जांपल ऐसे ही बोल दूं कि जलाओ लकड़ी, जैसे लकड़ी होती वो भी आपके ईंधन के काम आती, तो ईंधन काम किस चीज़ में आती है? ये मैं एलपीजी गैस बोल रहा हूँ, वो भी तो एक ईंधन है। एलपीजी गैस का इस्तेमाल सभी लोग घर पे करते हैं। आपने कभी सोचा है कि उसका इस्तेमाल आप किस किस चीज़ में करते हैं? अगर आपको पता होगा तो आपका उत्तर यही तो मिल जाएगा। तो ईंधन का मतलब क्या होता है? ईंधन का उपयोग हम लोग करते हैं पकाने में और ऊष्मा प्राप्त करने में। पकाने में और ऊष्मा प्राप्त करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और वो भी व्यापक पैमाने पर। इसका मतलब ये है, व्यापक पैमाने का मतलब क्या हुआ? व्यापक पैमाने का मतलब होता है इसे सब इस्तेमाल करते हैं। क्या कोई घर ऐसा होगा जो ईंधन का इस्तेमाल नहीं करता है? क्या कोई परिवार ऐसा होगा जो एलपीजी का इस्तेमाल नहीं करता है? आजकल तो भारत में हर एक परिवार एलपीजी का इस्तेमाल करता है, और जो एलपीजी का इस्तेमाल नहीं करता है वो कम से कम लकड़ी तो जलाता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि देश में ऐसी कोई फैमिली नहीं है, कोई परिवार नहीं है जिसको ईंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, और उसका इस्तेमाल वो फैमिली जितने भी परिवार है किस चीज़ में करते हैं? और खाली भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग कर रहे हैं ना। तो किसके लिए कर रहे हैं? पकाने के लिए और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। तो ईंधन का एक सीधा सिंपल सा फंडा हमको समझ में आ गया कि इसका उपयोग क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से भी अधिक ऊर्जा जो है वो ईंधन से प्राप्त की जाती है। हमारे देश में ग्रामीण जितने भी एनर्जी लेते हैं, जितने भी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, उसका 50% एनर्जी जो है वो तो ईंधन से लेते हैं। ईंधन से मतलब वही जलाऊ लकड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, जलाऊ लकड़ी हो या जो एलपीजी गैस हो वो, या और भी कोई चीज़ जो आपको ऊष्मा देती हो या जो पकाने में इस्तेमाल की जाती हो। तो इसका इस्तेमाल दोस्तों कहाँ किया जाता है? ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। शहरी क्षेत्रों में केवल अभी एलपीजी ही चल रहा है, यहाँ पर आप लकड़ी नहीं जला सकते, लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों क्या इसके लाभ हैं? तो जब किसी चीज़ के लाभ होते हैं तो उसकी हानियाँ भी होती है। तो ईंधन के लाभ कितने होते हैं? ईंधन के लाभ ये होते हैं सुप्राप्य। सुप्राप्य का मतलब होता है, सुप्राप्य लाभ का मतलब होता है ये आसानी से मिल जाती है। जैसे ही घर से बाहर निकलोगे ग्रामीण क्षेत्रों में आपको तुरंत पेड़ दिख जाएंगे, उसकी सूखी डालियाँ दिख जाएगी, और तुरंत आप सूखे जो जितनी भी डालियाँ हैं, सूखी जो लकड़ी है उसको उठा करके ले आओ और आपकी ईंधन की पूर्ति होगी। तो ये आसानी से सुप्राप्य लाभ इसका है, और उसके लिए दोस्तों आपको पैसे पे भी नहीं करना पड़ता। कितना आसान है ये आसान तो है, लेकिन इसके द्वारा हमने कितने सारे पेड़ों को ख़त्म कर दिया होगा। दूसरा लाभ, ये बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। बहुसंख्यक मतलब क्या होता है? बहुसंख्यक मतलब बहुत बड़ी जनसंख्या को ऊर्जा प्रदान करता है। तो बहुसंख्यक लोग कैसे बोला? क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि हमारे देश के ग्रामीणों द्वारा, और गांव देश में कितने हैं? 6 लाख गांव है दोस्तों देश में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या ही तो गाँव में निवास करती हैं। ऐसे में गाँव की पूरी जो है वो पूरी कर रहा है, तो बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करने का काम कर रहा है ना दोस्तों ईंधन। दूसरी बात क्या कर सकते हैं? इसकी हानि। देखिए इसके लाभ तो कम है लेकिन हानियाँ ज़्यादा है। अगर किसी चीज़ के लाभ कम है और हानियाँ ज़्यादा है तो यकीन मानिए दोस्तों वो चीज़ ज़्यादा सही नहीं है। मतलब लंबे समय तक उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी हानियाँ ज़्यादा है, और हानियाँ शुरुआत में निकल के नहीं आती, इसमें काफ़ी समय लगता है। काफ़ी समय के बाद हमें समझ में आया कि इसकी बहुत सारी हानियाँ हैं। जैसे संग्रहण में अधिक समय उपयोग होता है। संग्रहण में हमारा जो समय लगता है, संग्रहण मतलब एक तो आसानी से मिल तो रही है लेकिन आपको जंगल में जाना पड़ेगा, पूरा दिन लकड़ियाँ बिन कर लानी पड़ती है। आपको पता है ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी महिलाओं का यही काम होता है कि सीधे जाती है जंगल में और पूरे दिन भर की लकड़ियाँ ढूंढ के शाम तक लकड़ियाँ ढूंढ के लाती है। पूरा दिन का काम ही आपका लकड़ियाँ ढूंढने का हो गया। तो इसको संग्रहण करने में काफ़ी क्या है, एक तो उपयोग समय बहुत ज़्यादा लगता है, इकट्ठा करने में ज़्यादा लगता है, प्लस जहाँ रखना है तो जगह भी बहुत ज़्यादा घेरते हैं। आपके पास जगह होनी चाहिए प्रॉपर। दूसरा है कि प्रदूषण फैलाते हैं। जब इनको जलाते हैं तो क्या होता है? प्रदूषण फैलाते हैं। तो जब जलाया जाता है तब क्या होता है? तब प्रदूषण फैलाया जाता है। तीसरा है कि हरित गृह प्रभाव में भी वृद्धि करते हैं। हरित गृह प्रभाव, इसको समझने की ज़रूरत है। हरित गृह प्रभाव क्या होता है? हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करते, ये लिखा हुआ है ना, हरित गृह प्रभाव। इसको हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोला जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये क्या होता है? इसमें वृद्धि कैसे करते हैं? हरित गृह प्रभाव का मतलब एक साधारण भाषा में समझो दोस्तों कि पृथ्वी के गर्म होने को ही हम लोग क्या कहते हैं?
हरित गृह प्रभाव कहते हैं। ये कैसे होता है इसको समझ लेते हैं। हरित गृह प्रभाव है क्या, फिर इस पॉइंट पे मैं आता हूँ दोबारा से। देखिए क्या होता है, आपको ये पता है कि धरती गर्म होती है। धरती गर्म किस वजह से होती है? क्योंकि सूरज की किरणें धरती पर पड़ती है और उससे क्या हो जाता है, धरती गर्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों आपने कभी सोचा है कि रात में तो सूरज नहीं होता है, लेकिन जब रात में सूरज नहीं होता उसके बाद भी रात में जो है थोड़ी गर्मी लगती है। अगर आप गर्मी की दिनों की बात कर रहे हैं तो उस समय में आपको गर्मी तो लगेगी। इसका मतलब रात में अगर सूरज नहीं है तो बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए ना, लेकिन फिर भी इतना ठंडा क्यों नहीं हो रहा है? उसका कारण है दोस्तों हमारा वायुमंडल। हमारे वायुमंडल में कुछ गैस पाई जाती है, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम तो आपने सुना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही सूर्य की किरणें आती हैं उसको एब्जॉर्व कर लेता है, उसको अवशोषित कर लेता है, समेट लेता है। और उसी अवशोषण की वजह से क्या हो रहा है, उसी अवशोषित करने की वजह से वो वायुमंडल धीरे धीरे क्या हो रहा है, गर्म होना शुरू हो जाता है। तो रात में सूरज तो नहीं होता है, लेकिन वो दिन भर की गर्मी जो उसने अवशोषित की है कार्बन डाइऑक्साइड ने, वो रात में भी बनी रहेगी। इसी वजह से भारत या दुनिया के किसी भी देश का टेम्परेचर दिन और रात में भी क्या होता है, ये मेंटेन रहता है, ये गर्म रहता है। तो पृथ्वी को गर्म रखने के लिए अगर ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती कि सब लोग जम जाते। तो इतना गर्म रखने के लिए कौन सा प्रभाव होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। वायुमंडलीय गैसों के द्वारा पृथ्वी के गर्म होने को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। लेकिन अगर हम लोग लगातार प्रदूषण करेंगे, हम लोग लगातार ईंधन जलाएंगे तो उससे निकलेगा कार्बन, और कार्बन से तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और यही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे बढ़ेगी तो क्यों नहीं पौधाघर प्रभाव बढ़ेगा। पौधाघर प्रभाव बढ़ेगा, इसका मतलब पृथ्वी और गर्म होती जाएगी। इसको हम लोग दूसरे शब्द में बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वैश्विक तापन। विश्व का तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो कि बहुत ही खराब चीज़ है। तो हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट कि ये क्यों लिखा गया है। ईंधन को जलाने की वजह से, ईंधन कोई भी ईंधन हो, चाहे आप पेट्रोलियम जला रहे हैं, हम लोग गाड़ियाँ जला रहे हैं, इसकी वजह से लगातार इतनी सारी गाड़ियाँ होती है, दिन भर में चलती रहती है शहरों में। इसी वजह से शहरों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है दोस्तों। जैसे आप शहर से बाहर निकलते हो ना, आपको थोड़ा सा राहत महसूस होगी। क्यों? क्योंकि शहरों में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट है निर्वनीकरण। निर्वनीकरण क्या होता है? जब मैं बोल रहा हूँ कि लगातार हम लोग जो है ईंधन प्राप्त करने के लिए लकड़ियाँ काट रहे हैं, लगातार हम लोग हमारी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए लकड़ियाँ बिन बिन के घर ले जा रहे हैं, उसको जला रहे हैं, ईंधन के रूप में काम कर रहे हैं, और पेड़ पौधे तो लगा नहीं रहे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पेड़ों की संख्या में कमी आएगी। निर्वनीकरण, देखिए एक शब्द इसमें दिया है निर प्लस वनीकरण। वनीकरण मतलब होता है वन लगाना, और निर्वनीकरण मतलब वन को उजाड़ना। इसका मतलब निर्वनीकरण मतलब वनों की कटाई करना। तो हमारे द्वारा किए गए ईंधन के उपयोग से वनों की कटाई भी होती है ज़्यादा से ज़्यादा, इस वजह से वनों को नुकसान है। तो देखो 4 तो हमारे हानियाँ हो गई, और उसके लाभ केवल 2 ही है। और लाभ जो 2 है उसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शन है ना। अगर आप ईंधन नहीं जलाओगे तो LPG भी तो आपके पास में है। तो इसका मतलब ईंधन का उपयोग तो नहीं करना चाहिए, जलाऊ लकड़ी का उपयोग तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी वनस्पति बहुत ज़्यादा काम आती है। तो उसको जला करके हम लोग उतना वेस्ट ना करें तो बेहतर होगा। लेकिन फिर भी हमारे देश में आज भी इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। तो दोस्तों ईंधन के बारे में आपको सारी जानकारी बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं जीवाश्म ईंधन की। ये जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जीवाश्म ईंधन में खास करके 2 चीज़ें आती हैं दोस्तों। एक आता है आपका पेट्रोल और दूसरा आता है आपका कोयला। तो बात करते हैं उसमें क्या क्या है। तो देखिए पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दब रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव में जीवाश्म में परिवर्तित हो गए। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है दोस्तों कि जीवाश्म का बनना कैसे होता है, या जीवाश्म कैसे बनते हैं? तो सीधा सा आंसर क्या होगा आपका, जीवाश्म कैसे बनते हैं? पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रह गए, और उनमें क्या परिवर्तन हुआ, और उनमें ताप और दाब, ये दोनों चीज ध्यान रखना बस। ताप और दाब में परिवर्तन के फलस्वरूप क्या हुआ, ताप और दाब में परिवर्तन हुआ, या ताप और दाब के प्रभाव में वो परिवर्तित हो गए। वही पेड़ पौधे जो है और जीव जंतु काय में परिवर्तित हो गए, वो जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसी को दोस्तों बोलते हैं क्या, जीवाश्म ईंधन। तो यहाँ तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि जीवाश्म ईंधन क्या है। जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सारी क्या है, इस सब जीवाश्म ईंधन में ही आते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पर जल विद्युत जरूर लिखा गया है, लेकिन इसको हम लोग जीवाश्म ईंधन में कैलकुलेट नहीं करते हैं। ये ईंधन का काम तो कर रहा है, ये ऊर्जा तो है, लेकिन हमारे लिए क्या क्या ऑप्शन है, कोयला,
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इन तीनों चीज़ों को हम लोग जीवाश्म ईंधन के रूप में मानते हैं। इसको नहीं मानते दोस्तों। अगर आपके ऑप्शन में से 4 ऑप्शन है तो आप किसको कट कर सकते हो? आप जल विद्युत को कट कर सकते हो, उसको इसमें नहीं जोड़ा जाता है क्योंकि ये तो बाहर ही बाहर मिलता है, किसी अंदर दबने से तो पानी नहीं मिलता होगा आपको, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर समझ में आगे होगी। अब हम लोग इन्हीं जीवाश्म ईंधन की थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, पहली बात करते हैं हम लोग परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत पहला जीवाश्म ईंधन है आपका, जिसका नाम है दोस्तों कोयला। ये कोयला ऐसा शब्द है जो शायद ही किसी ने ना सुना हो। हर एक व्यक्ति से जो समझदार है या जो समझ सकता है, जिसको कुछ भी पता हो, थोड़ा बहुत भी जानकारी हो, वो आपको बता देगा कि कोयला क्या होता है। देखिए, कोयला जो होता है वो लाखों वर्ष में जमीन के अंदर दबे हुए पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। दबे हुए पेड़ पौधे ताप और दाब के में परिवर्तन के द्वारा, ताप और दाब के प्रभाव में उनमें जो परिवर्तन आते हैं उससे वो जीवाश्म बदल जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप घर वालों से पूछोगे कि आप कोयला देखा है, तो वो जिस कोयले की बात करेंगे शायद वो कोई दूसरा होगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो तो वहाँ आप अपने घर वालों से पूछोगे कोयला क्या है, तो वो बताएंगे कि कोयला भैया हम लोग जो लकड़ी इस्तेमाल करते हैं वो लकड़ी जलती रहती है और हम लोग देख लेते हैं कि हमारा काम हो गया तो लकड़ी को हम लोग बुझा देते हैं, तो उसमें जो पार्ट आधा जला हुआ रह जाता है ना, वो काला काला हो जाता है, उसी को हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? कोयला बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं उस कोयले की बात नहीं कर रहा हूँ। हालांकि उस कोयले का इस्तेमाल भी घर के लोग बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। जैसे कहीं आपने देखा होगा कि जब भुट्टे आते हैं तो भुट्टे सेकने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? उसी कोयले का तो इस्तेमाल करते हैं। और उसी कोयले का जो लकड़ी का बचा हुआ पार्ट रहता है उसी का इस्तेमाल दोस्तों ये जो प्रेस करने वाले जो लॉन्ड्री में इस्तेमाल करते हैं ना, जो पुराने समय की पारंपरिक प्रेसें जो होती थी जिसमें विद्युत की आवश्यकता नहीं होती थी, आज भी दोस्तों हमारे देश में बहुत ज़्यादातर जो प्रेस करने वाले जो लॉन्ड्री वाले होते हैं वो उसी प्रेस का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कोयले का इस्तेमाल होता है और काफ़ी बेहतर भी होता है। तो देखिए, वो कोयला अलग हो गया, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ मैं उस कोयले की बात कर रहा हूँ जो हमें पत्थर के रूप में मिलता है, अवसादी चट्टान के रूप में मिलता है। मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि खनिज में किस किस प्रकार के खनिज आते हैं। मैंने बोला था आपको कि धात्विक खनिज जो होते हैं वो आग्नेय चट्टान और कायंत्रित चट्टान में मिलते हैं। लेकिन मैंने बोला था कि अधात्विक खनिज जो होते हैं वो किस में मिलते हैं? अधात्विक खनिज आपको किस में मिलते हैं? अवसादी चट्टान में मिलते हैं। तो ये भी उस तरह का कुछ अधात्विक खनिज है। तो ये अवसादी चट्टानों के अंदर निक्षेपित होता है और ये एक पत्थर के रूप में मिलता है, लेकिन बाद में इसको शोधित करके जब निकालते हैं तो निकालने के बाद इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसको जब जलाते हैं तो बहुत देर तक जलता है और काफ़ी अच्छा ये प्रोडक्शन देता है कोयला में हालांकि बहुत सारे प्रकार भी होते हैं, हम लोग देखेंगे उसको भी। फिलहाल हम चर्चा कर लेते हैं कि लाखों वर्ष पूर्व फर्न और दलदल के पृथ्वी के अंदर दबने से, फर्न का मतलब वही पेड़ पौधे हो गए, और दलदल के पृथ्वी के अंदर दबने की वजह से क्या हो रहा है? उसकी वजह से क्या हो रहा है? वो उसमें बदल जाते हैं, कोयला में बदल जाते हैं। लेकिन हमें वही डेफिनेशन याद रखनी है जो मैंने आपको जीवाश्म के बारे में बताई। डेफिनेशन तो हमारी यही बेटर रहेगी कि कोयले का निर्माण कैसे हो रहा है। आपको कोयले के निर्माण में भी इसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यही लिख दोगे तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा कि लाखों वर्ष में से पेड़ पौधों के दबने की वजह से ताप और दाब के परिवर्तन से जो उनमें बदलाव आता है उससे वो कायम बदल जाते हैं, कोयले में बदल जाते हैं। इसे अंतर्निहित धूप के रूप में भी जाना जाता है। अंतर्निहित धूप के रूप में जाना जाता है। अंतर्निहित धूप क्या होती है? धूप मतलब वो चीज़ जो आपको गर्मी दे सकती है, उष्मा दे सकती है, उसको हम लोग धूप बोलते हैं। और ये अंतर्निहित मतलब ये इस किसी पत्थर के अंदर ही होती है। जैसे इसको जलाते, जैसे इसको गर्म करते हैं, ये धूप यानी ये ऊष्मा क्रिएट करता है, इसलिए इसका नाम रख दिया अंतर्निहित धूप के रूप में जानते हैं। कोयलों से प्राप्त विद्युत ऊर्जा, देखिए कोयले से हम लोग विद्युत ऊर्जा निकालते हैं। कोयले से हम लोग किस प्रकार की विद्युत ऊर्जा निकालते हैं? कोयले से हम लोग जो विद्युत ऊर्जा निकालते हैं उसका नाम है तापीय ऊर्जा। इसको एक और नाम से जानते हैं थर्मल पावर। तापीय ऊर्जा कहाँ से निकलती है दोस्तों? कोयले से प्राप्त होती है। जितनी भी आपके घर में अगर बिजली आ रही है, आप जिस बिजली का इस्तेमाल कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, आपका फ्रिज चल रहा है, आपका कूलर चल रहा है, पंखा या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपके घर में चल रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि बिजली कहाँ से आ रही होगी? तो आपका दिमाग यही दौड़ता है कि किसी बिजली कंपनी ने हमें बिजली दी है या गवर्नमेंट कंपनी से MPEB जो होता है हमारा बिजली का विभाग, वहाँ से बिजली आ रही होगी। लेकिन उनको बिजली कहाँ से मिल रही होगी? तो ये मध्य प्रदेश हो, बिजली विभाग हो या राजस्थान हो या यूपी वाला हो, कहीं का भी विद्युत विभाग हो, उसको कहीं ना कहीं से ऊर्जा तो मिल रही है। तो वो ऊर्जा उनको कहाँ से मिल रही है? अगर आपने नहीं सोचा तो मैं बता दूं, उनको सारी की सारी ऊर्जा किसी न किसी थर्मल पावर प्लांट से आ रही है, यानी तापीय ऊर्जा ग्रह से आ रही है।
तो ताप विद्युत ग्रह जो होते हैं तो वहाँ पर किस चीज़ से ऊर्जा प्राप्त की जाती है? ये कोयला ही तो जलाया जाता है, इसी कोयले से तो वो विद्युत बनती है। ये कोयला जब जलता है तो दोस्तों टरबाइन घूमता है और वो टरबाइन घूमने की वजह से उसकी भाप, कोयले की भाप का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर, और उसी से क्या होता है धीरे धीरे बिजली कन्वर्ट कर दी जाती है। जो भी इसकी प्रक्रिया रही हो, लेकिन फिलहाल हमें समझना है कि कोयले का इस्तेमाल किस चीज़ में किया जाता है। आगे बढ़े दोस्तों कि कोयले का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। कोयले का उपयोग लोह इस्पात बनाने में किया जाता है। क्यों? क्योंकि लोहा वाली कंपनी में आपको पता है लोहा जो अयस्क होता है उससे जब लोहा निकाला जाता है तो लोहे को आकार दिया जाता है। भाई लोहा तो एक पत्थर के रूप में प्राप्त होता है शुरू में, लेकिन जब उसको गर्म किया जाता है तो गर्म करने के बाद लोहे को आप चाहे जिस आकृति में ढाल सकते हो, लेकिन उसको आकृति में ढालने के लिए आपको गर्म तो करना पड़ेगा, और उसे गर्म करने के लिए यानी ऊष्मा देने के लिए आपको कोयले का इस्तेमाल करना पड़ता है। भाप इंजनों में वाष्प इंजन जो थे, जैसे बहुत सालों पहले जॉर्ज स्टीफेंसन ने सबसे पहले भाप रेलवे इंजन बनाया था। तो ये रेलवे इंजन जो पुराने हो चुके थे उसमें भी कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल तो हमारे देश में उस तरह के बंद हो चुके हैं, हमारे यहाँ तो डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन ही चलते हैं। दोस्तों जल विद्युत में भी कोयले का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो जल विद्युत में भी कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि उसमें ज़्यादा जो योगदान होता है वो जल का ही होता है, वहाँ भी इसका कुछ हद तक हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका इसको जल विद्युत ना करके, देखिए ये तो बहुत कम उपयोग है इसमें, इसको हम लोग ताप विद्युत कर सकते हैं। ताप विद्युत में तो पूरा कोयले का इस्तेमाल ही होता है, तो हम लोग क्यों ना इसको ताप विद्युत ही पढ़ ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमारे 3 यहाँ पर ऑप्शन रहेंगे, लोह इस्पात में, वाष्प इंजनों में और ताप विद्युत में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? कोयले का इस्तेमाल। और उत्पादक देश की बात करें तो दुनिया में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक दोस्तों चाइना है। चीन में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो देश सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहा है उस देश के पास सबसे ज़्यादा कोयला हो। तो चाइना के पास कोई सबसे ज़्यादा कोयला है नहीं, लेकिन फिर भी वो सबसे ज़्यादा निकाल रहा है। इसका मतलब ये कैसे संभव हुआ? उसके पास जितना कोयला है उसमें निकालने की उसकी दर ज़्यादा है। बाकी और देशों में कोयला ज़्यादा है, जैसे रूस में और कनाडा में तो बहुत भरा पड़ा हुआ, लेकिन वो उतना ही निकाल रहे जितनी ज़रूरत पड़ रही, वो निकाल कम रहे हैं। तो एक होता है आपके देश में कोयला कितना अंदर दबा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं कोयले का भंडार। तो भंडारण अलग होता है, और उसमें से आप कितना निकाल रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पादन कहते हैं। तो भारत भी काफ़ी अच्छा उत्पादन करता है, लेकिन हम भी इतना ही करते हैं जितनी हमको ज़रूरत होती है। उसके अलावा यूएसए, जर्मनी का कोयला तो वैसे भी बहुत फेमस है। रूस, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, इन देशों में काफ़ी मात्रा में कोयला उत्पादित किया जाता है, ये उत्पादक देश हैं। भारत में कहाँ होता है? तो भारत में पश्चिम बंगाल की सबसे पहली कोयले की खान थी दोस्तों रानीगंज। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली कोयले की खान कौन सी है, तो भारत की पहली कोयले की खान जो है वो कौन सी है? वो है रानीगंज, जो कौन से राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। दोस्तों पश्चिम बंगाल तो आपको पता होगा कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल इस साइड में है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बहुत फेमस है, आप सब लोगों ने जरूर नाम सुना होगा, ममता बनर्जी के बारे में। सरिया, धनबाद, बोकारो, ये सब क्या है? सरिया, धनबाद और बोकारो जो है ये सारे के सारे झारखंड में हैं। और वैसे भी आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो इस चैप्टर में सबसे पहले एक फ़ोटो दिया गया है, और उस फोटो में कोयले निकालने का एक फ़ोटो दिया गया है। वहाँ से कुछ दोस्त निकल रहे होते तो वो बोलते हैं कि ये क्या है, कौन सा दृश्य है, क्या हो रहा है। तो वो जो फ़ोटो दिखाया गया है और जो बात की गई आपके पाठ में, वो धनबाद की तो बात है। और हो सकता है पूछ ले कि धनबाद कौन से राज्य में है, तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा झारखंड में। दोस्तों इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर हमारे यहाँ पर कोयला निकलता है, लेकिन फिलहाल हम इन सारे राज्यों की बात नहीं करेंगे। अच्छा, मैंने जो ये देश बताए हैं, ये जो देश बताए चाइना, यूएसए, जर्मनी, जरा इनकी बात कर लेते हैं कि ये दुनिया में कहाँ स्टैंड करते हैं। क्या आपने दुनिया का मैप देखा है, वर्ल्ड वाइड मैप देखा है? अगर देखा है तो अच्छी बात है, और नहीं देखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके सामने ही है। ये आपको वर्ल्ड का एक डेमो दिखाई दे रहा है, ये वर्ल्ड मैप है, या इसको बोल सकते हैं ग्लोब है एक तरह से। तो मैं किन किन देशों की बात कर रहा हूँ? चाइना की। सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ हो रहा है? ये चाइना यहाँ पर है। चाइना में कोयला बहुत ज़्यादा होता है। फिर बात कर रहा है यूएसए, तो यूएसए कहाँ है दोस्तों? देखिए ये जो फोटो है इसमें यूएसए पीछे साइड चला गया, क्योंकि हमने इसमें ग्लोब ले लिया। यूएसए यहाँ पर कहीं पीछे है। इसके अलावा और कौन कौन से देश है? जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका। तो जर्मनी ये यहाँ पर मिलेगा आपको, रूस आपको यहाँ पर मिलेगा, साउथ अफ्रीका यहाँ पर मिलेगा। तो ऐसे दुनिया के कई देश है जहाँ पर अलग अलग जगह पर जहाँ पर कोयले का उत्पादन हो रहा है।
तो यहाँ तो हमने कोयले के बारे में समझा है। बात करते हैं, अगली बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि कोयले के लाभ और हानियाँ क्या है। देखिए पहली बात तो कोयला दिखता कैसा है, तो आप फोटो में देख सकते हैं कोयला इस तरीके का दिखता है। ये पत्थरी तो होता है, इसको जलाओगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा पैदा करता है ये, ठीक है। तो कोयला जो है उसके लाभ और हानियाँ क्या है। एक तो है कि विस्तृत रूप से उपलब्ध होता है। विस्तृत रूप से उपलब्ध इसका मतलब एक तो बहुत ज़्यादा मात्रा में भी उपलब्ध है हमारे पास में, ऐसा कह सकते हैं। विद्युत रूपांतरण के लिए सबसे उपयुक्त है। अगर आपको विद्युत बनानी तो सबसे आसान तरीका है, बहुत ज़्यादा मशक्क़त वाला काम नहीं है, सीधा इसको जलाओ और उससे आप विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा पेचीदा काम भी इसका नहीं है। तो इसका मतलब विद्युत रूपांतरण के लिए सबसे उपयुक्त जो अभी हमारे पास है वो सबसे ज़्यादा अच्छा कोयला ही माना जाता है कि जल्दी से ज़्यादा झंझट भी नहीं है और ज़्यादा कॉस्टली इसके प्लांट भी नहीं बनते जितने और चीज़ों के में पैसा इन्वेस्ट होता है। मतलब अगर मैं सोलर प्लांट लगाऊँ ना, तो सोलर पावर प्लांट लगाने में इतने ज़्यादा पैसा खर्च होता है, लेकिन इसमें उतना खर्च नहीं होता है। इसमें सीधा कोयला चाहिए, बस आपको रॉ मटेरियल कोयला चाहिए, उससे आपका सारा काम हो जाएगा। हानि क्या है लेकिन देखो दोस्तों, परंपरागत संसाधनों की एक ही तो हानि है कि ये हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये पर्यावरण प्रदूषण का एक बहुत बड़ा स्रोत है, पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। और दूसरा, परिवहन के लिए बहुत भारी है इनका जो भार होता है बहुत ज़्यादा है, तो परिवहन जो है बहुत आसान नहीं हो जाता है। कोयले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना बहुत समस्या वाला है। तो ऐसे में क्या है कि कोयला, और उसको दूसरी चीज़ है कि इसको पाइपलाइन से आप ले जा नहीं सकते। इसका एक ही तरीका, या तो आप ट्रेनों में भर के भेजो या फिर ट्रकों में भर के भेजो, दो ऑप्शंस आपके पास में है। और जहाँ पर अगर प्लांट है, ज़रूरी है कि वहाँ तक रेलवे लाइन होनी भी चाहिए, ऐसा कुछ कह सकते हैं। फिर भी कोयला आज भी हमारी ज़रूरतों की पूर्ति करता है। ऐसा नहीं कह सकते कि कोयला बहुत ख़राब है, कोयला बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन दिक्कत क्या है, एक तो कम है, दूसरा इसके हानियाँ भी तो हैं, क्योंकि ये पर्यावरण को प्रदूषित करता है। जब पर्यावरण ही नहीं रहेगा तो हम लोग जी के करेंगे क्या, क्योंकि पर्यावरण बहुत ज़रूरी है दोस्तों। नेक्स्ट है पेट्रोलियम की बात करते हैं। दूसरा आपका जीवाश्म जो ईंधन है उसकी बात करते हैं, पेट्रोलियम। देखिए पेट्रोलियम जो शब्द निकला है ये लैटिन भाषा से निकला है। लैटिन भाषा के दो शब्द है, पेट्रो और ओलियम। पेट्रो और ओलियम इन दो शब्द से मिलकर बना है, तो पेट्रोलियम इसे कहा जाता है पेट्रोलियम। अब मतलब क्या होता है, शेलों की परतों के मध्य पाया जाता है, मतलब किन्हीं चट्टानों के मध्य। ये शेल कौन सी है, ये भी कौन सी शेल है, ये भी है आपकी अवसादी शेल। अवसादी शेलों के मध्य में पाया जाता है ये कोयला, आपका पेट्रोलियम, तो शेलों के मध्य पाया जाता है। इसका वेधन तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। वेधन का मतलब निकालना दोस्तों। इसको निकालते कहाँ से, इसको निकालते उन क्षेत्रों से, जैसे मान लो ये इंडिया का मैप बना दूं मैं, ये साउथ इंडिया का, जहाँ से हम लोग नॉर्मली पेट्रोल निकाल रहे हैं। देखिए हम लोग पेट्रोल निकालते हैं, जैसे मुंबई आपका, ये मुंबई से थोड़ा दूर समुद्र में, यहाँ पर कुछ किलोमीटर दूर हम लोग यहाँ से निकालते हैं। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अपतटीय क्षेत्र। अपतटीय क्षेत्र मतलब तट से कुछ दूर, ऑफशोर एरिया, जो तट से कुछ दूर समुद्र में एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं अपतटीय क्षेत्र। हो सकता है कि इसको समझने में आपको आसानी न हो। दूसरा होता है कि तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र मतलब इन एरियो से, बिल्कुल तट वाले इलाकों से अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो उसको तटीय क्षेत्र बोलते हैं। और ज़्यादातर कोयला जो है वो वहाँ पर मिलता है जहाँ पर लगभग चीज़ें दब चुकी होगी। तो तटीय क्षेत्र हो या अपतटीय क्षेत्र हो, वहाँ से इसका वेधन किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर तेल क्षेत्र है। दोस्तों कभी सोचा आपने कि भारत में यहाँ पर तेल क्यों मिल रहा है, क्योंकि सालों पहले यहाँ पर कुछ वनस्पति एकदम से दब गई होगी और उससे आज हमको तेल मिलता है। अब ज्योग्राफी पढ़ोगे ना आगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ था कि जब भारत बन रहा था उस समय, तो बहुत बड़ा हिस्सा टूट करके समुद्र में गिर गया था। उसी की वजह से उसमें बहुत सारी वनस्पतियाँ रही होगी, वही आज हमें पेट्रोलियम के रूप में मिल रहा है। तो पेट्रोल इंडिया में तो है। अपरिष्कृत पेट्रोलियम को प्रक्रमण परिष्करणशाला में, अपरिष्कृत जो पेट्रोलियम होता है, अपरिष्कृत का मतलब होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आम भाषा में दोस्तों क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल शब्द का नाम, ये शब्द जो है आपने सुना होगा, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जिसको बोलते हैं। तो क्रूड ऑयल जो है, ये पेट्रोलियम जो है, ये प्रक्रमण परिष्करणशाला में होता है। प्रक्रमण का मतलब होता है इसका शोधन बोलते हैं। शोधन मतलब इसको शुद्ध करना, ठीक है। तो पेट्रोलियम की जो शुद्ध किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, वो उसका परिष्करणशाला होती है, मतलब उसका जो रिफाइनरी, हिंदी इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफाइनरी, ठीक है। तो रिफाइनरी क्या है अब समझते हैं। तो रिफाइनरी, ये परिष्करणशाला का मतलब होता है दोस्तों रिफाइनरी। रिफाइनरी वो जगह है जहाँ पर वो क्रूड ऑयल यानी अपरिष्कृत
तेल जो होता है उसको ले जा कर के शुद्ध किया जाता है, शोधन किया जाता है। दोस्तों आपको पता है जो क्रूड ऑयल निकलता है, जो कुएं से, जो नल कूपों से, बाद जिन जिन जगह पर ये होता है ना, वहाँ पर कूप की खनन किया जाता है, बहुत अंदर से निकला जाता है, कुएं खोदे जाते हैं। सऊदी अरब में तेल के कुएं हैं, ये बात तो आपने सुनी होगी। तो उन तेल के कुएं में से क्या निकलता है? उससे निकलता है क्रूड ऑयल। और दोस्तों अगर अभी मैं माचिस जला के इसको जला दूँ ना तो जलेगा नहीं है। क्रूड ऑयल जो होता है ना, अपरिष्कृत पेट्रोलियम पदार्थ जो होता है, वो नॉर्मली इसे जलता नहीं है, क्योंकि जब तक इसको शोधन करके इससे पेट्रोल, डीजल, ऑयल, ग्रीस, बहुत सारी चीज़ें निकलती है। दोस्तों पेट्रोलियम जो पदार्थ होता है ना, ये क्रूड, इससे खाली पेट्रोल थोड़ी निकलता है, ये तो हम लोग नाम बोलते हैं। इससे क्या क्या निकलता है? इससे पेट्रोल निकलता है जो सबसे प्योर होता है, इससे डीजल निकलता है, इससे केरोसिन निकलता है, इससे ऑयल निकलता है, ग्रीस निकलता है, चारकोल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसमें से निकलती है। तो दोस्तों एक चीज़ कितनी सारी चीज़ें प्रोड्यूस करता है, इसलिए तो सबसे इम्पोर्टेंट पूरी दुनिया में महंगा क्यों है? क्योंकि ये बहुत कम देशों में मिलता है और इसी क्रूड ऑयल को हम लोग मंगवाते हैं। हम लोग पेट्रोल का आयात करते हैं ना। जब लोग बोलते हैं ना कि भारत पेट्रोल को मंगाता है, आयात करता है, तो वो पेट्रोल का आयात क्या करते हैं? ये क्रूड ऑयल का तो हम लोग आयात करते हैं। इसी क्रूड ऑयल को मंगवा करके हमारे पास अच्छी अच्छी रिफाइनरीज है, हमारे पास ONGC है, ऑयल इंडिया, वो ONGC जो ऑयल इंडिया है वो हमारा यही काम करता है। हमारे इसके बाद रिलायंस रिफाइनरीज है, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों तरह की रिफाइनरीज है। ये क्या करते हैं? ये इस क्रूड ऑयल को ले जाते हैं, रिफाइन करते हैं, उससे सारी चीज़ निकालते हैं और पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दोस्तों पेट्रोल इसी वजह से महंगा है देश में, क्योंकि ये एक तो दूर से लाया जाता है, एक तो सऊदी अरब से हमने मंगवाया बहुत दूर से, यहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूट किया रिफाइनरी में, वहाँ उसको शोधित किया और पूरे देश में उसको सप्लाई कर दिया। तो सबसे महंगा पेट्रोल में क्या? अगर आपसे कोई पूछे कि पेट्रोल महंगा होने का मेन कारण क्या है, तो आप बोलिएगा ट्रांसपोर्टेशन। सबसे ज़्यादा इसको इधर से उधर ले जाने में जो कॉस्टिंग बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से पेट्रोल सबसे ज़्यादा महंगा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या निकलता है? इसमें डीजल निकलता है, पेट्रोल, मिट्टी का तेल दोस्तों केरोसिन को बोलते हैं, मोम निकलती है, प्लास्टिक और स्नेहक निकलते हैं। स्नेहक जो होता है ना, लुब्रिकेंट, ऑयल वगैरह, ग्रीस और ऑयल को हम लोग स्नेहक बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें पेट्रोल से निकलती है। तो पेट्रोल कितना महत्वपूर्ण हो गया। ध्यान देने योग्य बात क्या है? इसे काला सोना भी कहते हैं, इसे ब्लैक डायमंड के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछे कि काला सोना किसे कहा जाता है, तो पेट्रोलियम पदार्थ को काला सोना कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट आपका पेट्रोलियम की बात करें हम लोग कि दुनिया में और भारत में पेट्रोलियम कहाँ कहाँ है। तो देखिए भारत की बात कर लेते हैं ना पहले। भारत में कहाँ है? भारत में इसका उत्पादन होता है असम के डिगबोई में। दोस्तों आपको पता है कि भारत में सबसे पहला पेट्रोल का जो कुआं, पेट्रोलियम के लिए जो कुआं खोदा गया था, वो असम के डिगबोई में खोदा गया था। लगभग 1905 या 1906 के आसपास से खोदा गया था। ये असम कहाँ पर है? ये आप भारत देख पा रहे हैं, ये भारत में आपको असम दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, तो भारत के अंदर असम कहाँ है? तो भारत के अंदर असम आपको नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व दिशा में दिखाई देगा। तो असम में क्या होता है दोस्तों? असम में के डिगबोई में, डिगबोई यहाँ एक जगह है जहाँ पर सबसे पहले क्या खोदा गया था? सबसे प्रथम कुआं खोदा गया था। ये बात भी आप ध्यान रखना। प्रथम तेल का कुआं जो था वो कहाँ खोदा गया था? वो खोदा गया था असम राज्य के डिगबोई में। बाकी उसके अलावा क्या होता है? मुंबई के बॉम्बे हाई में भी सबसे ज़्यादा पेट्रोल होता है। भारत में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम कहाँ से उत्पादित किया जाता है? तो ये आपको मुंबई दिख रहा है, महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र। इससे थोड़ा सा आगे यहाँ पर एक जगह है जिसको बोलते हैं हम लोग बॉम्बे हाई, यही तो है आपका बॉम्बे हाई। तो ये थोड़ा सा इस जगह पर है, यहाँ पर ये आपका बॉम्बे हाई मिल गया। तो यहाँ से पेट्रोलियम निकलता है और भारत अपना जितना भी पेट्रोल हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका खाली 20% हम लोग उत्पादित करते हैं। 80% के आसपास तो बाहर से हमें मंगाना पड़ता है, क्योंकि इतना हमारे पास है नहीं और इतना हम लोग निकाल भी नहीं पाते। तो ये समुद्र में ही हमें पेट्रोल मिला है, बाकी असम में। उसके अलावा कृष्णा गोदावरी डेल्टा में भी हमें कुछ पेट्रोलियम के निक्षेप मिले। ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा कहाँ पर है? ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा आपको मिलेगी आंध्र प्रदेश में, ये आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा यहाँ पर बनते हैं दोस्तों। ये एरिया दिख रहा है आपको,
तो ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा दोनों आंध्र प्रदेश में है, और इसी डेल्टाई भाग में भी हमें क्या मिल जाता है, पेट्रोलियम के कुछ निक्षेप मिलते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में। इसके अलावा भी है, इसके अलावा कुछ और जगह भी, गुजरात का जामनगर भी है जहाँ पर ये मिलता है। लेकिन फिलहाल हमें इतनी बात नहीं करनी है, हमें कुछ नाम याद रखने हैं जो आपने देख लिए और उसको मैप में हम लोगों ने डिनोट भी कर दिया है, तो बहुत आसान है समझना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन, मुंबई का बॉम्बे हाई, जहां पर सबसे ज्यादा पेट्रोलियम हम लोग निकालते हैं। उसके अलावा दुनिया की बात करते हैं कि दुनिया में कहाँ कहाँ पेट्रोलियम होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो पेट्रोल निकलता है वो सऊदी अरब में निकलता है। ये देखो सऊदी अरब कहाँ है, ये सऊदी अरब जो है, ये जहां पर आपने सुना मक्का मदीना, ये सब सऊदी अरब में। ये विश्व का मैप आप देख रहे हैं, विश्व का मैप में देखिए ये भारत तो है ही, ये इंडिया दिख रहा है आपको, ठीक है। अब देखिए इंडिया के जैसे आप इधर आते हो तो पाकिस्तान आता है, इंडिया के थोड़ा सा पास आओगे तो क्या मिलेगा आपको, पाकिस्तान मिलेगा। थोड़ा और इधर आओगे तो आपको अफगानिस्तान मिलेगा, थोड़ा और इधर आओगे तो आपको ईरान मिलेगा दोस्तों, जैसे ये ईरान है, ये ईरान है। लेकिन ईरान के थोड़ा इधर आओगे तो आपको मिलेगा सऊदी अरब, ये रहा आपका सऊदी अरब। तो सऊदी अरब हमारे ज़्यादा दूर तो नहीं है, बहुत आसानी से इंडिया में सऊदी अरब से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तेल मंगा सकते हैं, इतना दूर है। लेकिन फिर भी हमें यहाँ से मंगाना तो पड़ता है, तो सऊदी अरब यहाँ से इतना दूर पड़ता है हमको। दूसरा, ईरान और इराक, ये भी दो बड़े बड़े तेल उत्पादक देश हैं। तो ईरान और इराक, सऊदी अरब, ये रहा इराक और ये रहा ईरान। ईरान और ईरान जो है, इराक जो है, ये सऊदी अरब में है, और सॉरी ये सऊदी अरब के पास में है, जो तेल उत्पादक देश है। अगली बात कर लेते हैं कतर। कतर भी दोस्तों सऊदी अरब और ईरान के आसपास ही यहाँ पर है, बिल्कुल बीच में, यहाँ पर मिलेगा आपको। इसके अलावा यूएसए, अमेरिका में भी होता है, ये आपका रहा यूएसए। उसके अलावा वेनेजुएला और अल्जीरिया में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल होता है। तो वेनेजुएला कहाँ पर है, ये आपका रहा वेनेजुएला, और अल्जीरिया कहाँ पर रहा, ये रहा आपका अल्जीरिया, अफ्रीका में। तो आप देखोगे कि दुनिया के इन देशों में कहाँ कहाँ पेट्रोल मिल रहा है। देखो ये सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा, और इंडिया सबसे ज़्यादा यहीं से मंगवाता है। बाकी ईरान से भी हम मंगाते हैं, इराक से भी हम मंगाते हैं, इन तीनों देशों से हम लोग पेट्रोलियम मंगाते हैं। इसके अलावा हम रशिया से मंगाते हैं पेट्रोल, फिलहाल में हम रशिया से भी काफ़ी पेट्रोल ले रहे हैं। यूएसए से हम लोग पेट्रोल नहीं लेते, उसका पेट्रोल वो खुद इस्तेमाल करता है, और कुछ देशों में शायद सप्लाई कर दे। लेकिन वेनेजुएला है, अल्जीरिया है, ये भी दो बड़े बड़े पेट्रोलियम उत्पादक देश हैं। पूरी दुनिया में जो पेट्रोलियम उत्पादक कंट्री होती है उनको एक नाम दिया जाता है, उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया है जिसको बोलते हैं ओपेक। ओपेक इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, ओपेक इसका नाम होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टीज कंट्रीज। जो देश पेट्रोल का एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं, उन देशों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपेक देश। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं हिंदी में कि ओपेक देश क्या होते हैं। तो आप इन देशों के नाम उसमें लिख सकते हैं, ओपेक देश के समूह में ये सारे देश आते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ओपेक देश वो हैं जो पेट्रोलियम का क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। हालांकि इसमें यूएसए को नहीं जोड़ते, बाकी दूसरे देश छोटे छोटे होते हैं इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पेट्रोलियम के बाद प्राकृतिक गैस की बात करते हैं। ये नेचुरल गैस क्या है दोस्तों, आपने जरूर सुना होगा एक वर्ड जो आजकल बड़ा फेमस चल रहा है, दैट इज सीएनजी। ये सीएनजी चल रहा होगा, सरकार बार बार सीएनजी बात कर रही है। पेट्रोल की जगह सीएनजी की कारें आना शुरू हो गई देश में, सीएनजी पर बहुत ज़्यादा बातें हो रही है। सीएनजी क्या है, सीएनजी का दोस्तों फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस जो होती हैं, ये प्राकृतिक गैस क्या प्रकृति में मिलती है? बिल्कुल दोस्तों, प्रकृति हमें देती है, लेकिन ये प्राकृतिक गैस बाहर नहीं मिलती, ये भी जमीन के अंदर ही खोद के निकालनी पड़ती है, क्योंकि एक जीवाश्म ईंधन है। जब पेट्रोलियम निकाला जाता है तो पेट्रोल के आसपास ही प्राकृतिक गैस भी मिलती है। देखिए पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस तीनों एक जगह भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि केवल आपको कोयला ही मिले। देखिए बनते कैसे होंगे, मैंने बोला था कि लाखों साल पहले ज़मीन के अंदर कोई जीव जो है दब करके रह गए। अगर इनके ऊपर परत जम जाती है मिट्टी की या भूमि की, अगर ये 20 मीटर के आसपास परत जम रही है, 20 मीटर जम रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये कोयले बनने के लिए काफ़ी होती हैं। 20 मीटर गहराई पर भी जमी है तो, लेकिन और गहराई में जमेगा, अगर और गहराई में अगर ये जीव जंतु पेड़ पौधे चले गए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये पेट्रोल के लिए काफ़ी होता है, तो यहाँ पेट्रोल बनता है। और गहराई में जम गए, अगर वो और गहराई में दफन हो गए तो उससे बनती है आपकी प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस जो है वो काहे से बनती है, वो बनती है पेड़ पौधे के दबने से, यानी जहाँ पेट्रोल निकलता है प्राकृतिक गैस भी वहाँ निकलता है, लेकिन और ज़्यादा गहराई में निकलता है। तो यहाँ तो आपको समझ में आ गया प्राकृतिक गैस के बारे में। तो देखो क्या है,
पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ ही पाई जाती है। वही तो मैं बात कर रहा हूँ, पेट्रोल के और नीचे मिलती है। जहाँ पर पेट्रोल निक्षेप मिलते हैं वहीं पर आपको क्या मिल जाती है, प्राकृतिक गैस भी मिल जाती है। सीएनजी क्या है, प्राकृतिक गैस का एक तरीका है, इसको बोलते हैं हम लोग कंप्रेस्ड। कंप्रेस मतलब होता है संपीड़ित, मतलब और दबाना। अब देखिए क्या होता है, आपने आपके घर में जो गैस देखी है उसको हम लोग बोलते हैं एलपीजी। क्या आपने सोचा है, आप कभी आपने उस सिलेंडर को देखा है हिलते, कभी कोई हिला रहा है, कोई उसको बजा रहा है, तो उसमें आपको ऐसा लगता है जैसे कोई लिक्विड या पानी भरा होगा, ऐसा आपको लगता होगा। उसमें लिक्विड भी भरा होता है, उसमें द्रव भरा होता है, यानी एलपीजी का मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यही तो उसका फुल फॉर्म है। यानी ऐसी गैस जो किस फॉर्म में है, देखो कभी भी जो गैस होती है वो तो गैस के फॉर्म में होती है ना, आपने ये तो समझा होगा। ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की 3 अवस्था होती है। ठोस ठोस रूप में होता है, द्रव जैसा पानी है वैसा कुछ रूप में होता है, और गैस गैसियस रूप में होती है। लेकिन जो गैस आप इस्तेमाल कर रहे हो ना घर पे, वो आपको जब इस्तेमाल करते हो, जब बर्नर ऑन करते हो, जैसे ही आप अपना चूल्हा जलाते हैं ना घर पे, जैसे चूल्हा जलता है तो हम लोग तो बोलते हैं कि गैस निकल रही है, लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर लिक्विड फॉर्म में होती है, वो द्रवी अवस्था में होती है। तो द्रव अवस्था में होती है, इसका मतलब द्रव में कैसे कन्वर्ट किया उसको, जब आप किसी गैस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दोगे, कंप्रेस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो कंप्रेस हो जाएगी, तो क्या होगा, उसके अणु पास पास आना शुरू हो जाएंगे और वो गैस काय में बदल जाएगी, वो गैस बदल जाएगी आपकी द्रव में। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं हम लोग सीएनजी। सीएनजी को लिक्विड में नहीं बदला गया, सीएनजी को कंप्रेस किया गया कि वो कंप्रेस भी हो जाए, लेकिन लिक्विड में बदलने से पहले ही उसको उस फॉर्म में हमने क्या कर लिया, उस फॉर्म में हमने उसको यूज करना शुरू कर दिया। तो एक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको और दबाएंगे ना तो ये एलएनजी बन जाएगा। सीएनजी के अलावा एलएनजी भी प्रचलन में है अभी, लेकिन चूंकि इसका इस्तेमाल गाड़ियों वाहनों में बहुत कम किया जा रहा है, क्योंकि ये जल सकती है, ब्लास्ट होने की संभावना है। तो सीएनजी बहुत अच्छा है। तो ये है क्या, सीएनजी के फायदे क्या, ये एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है। सीएनजी क्या है, ये एक हितैषी, पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन, इसका मतलब मोटर कार गाड़ियों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। पर्यावरण हितैषी का मतलब क्या होता है दोस्तों, पर्यावरण हितैषी का मतलब होता है जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता हो, यानी प्रदूषण कम करता हो, करता तो हो लेकिन बहुत कम करता हो। किसकी तुलना में, पेट्रोल और कोयला की तुलना में कम करना चाहिए। तो यही तो बोला है, क्योंकि पेट्रोलियम एवं डीजल की तुलना में इसका प्रदूषण क्या है, इसका प्रदूषण कम है। पेट्रोल डीजल जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं उससे इसका प्रदूषण बहुत कम होता है। इसलिए दोस्तों सरकार अभी सीएनजी को लेकर के पूरे देश में पाइपलाइनें बिछा रही हैं, और सीएनजी जल्द ही आपके शहर में आ सकता है। कभी भी आपको सीएनजी की गाड़ियां चलती हुई, सारी गाड़ियां सीएनजी पर भी मिल सकती हैं, पेट्रोलियम पर निर्भरता खत्म करने के लिए, क्योंकि हमारे पास इसकी अवेलेबिलिटी पेट्रोल से थोड़ी ज़्यादा और सस्ती भी पड़ती है। इसका उपयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधन के रूप में भी किया जा सकता है। घरेलू उपयोग में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और वाणिज्यिक उपयोग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हमारी जो निर्भरता है दूसरी चीज़ों पर जो बहुत महंगी होती जा रही है, ताकि देश में कुछ महंगाई तो कम हो। सीएनजी बहुत बड़ा ऑप्शन है दोस्तों। तो प्राकृतिक गैस तो आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं कि प्राकृतिक गैस में विश्व में कौन कौन कहाँ कहाँ क्या क्या उत्पादन हो रहा है। विश्व में उत्पादक जो है वो कौन कौन से, रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड, ये देश जो है दुनिया में प्राकृतिक गैस का उत्पादन कर रहे हैं। रूस कहाँ पर है दोस्तों, ये रूस आपको दिख रहा होगा, रूस है, नॉर्वे है, नॉर्वे भी यहाँ पर है, ये यूरोप का एक छोटा सा देश है नॉर्वे, यूरोप का एक देश है नॉर्वे। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड। यूके भी यहीं पर मिलेगा आपको, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड, और नीदरलैंड भी उसके पास में ही है। तो सारे देश यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज का मतलब, देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा जागरूक अगर जनता किसी जगह की होगी तो वो हम लोग बोलते हैं यूरोप के नागरिक होते हैं। यूरोप की सरकार बहुत जागरूक मानी जाती है, और वही लोग सबसे पहले इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। पेट्रोलियम और कोयला को तो वो बहुत पहले ही पीछे छोड़ चुके हैं, अब तो उनका पूरा ध्यान प्राकृतिक गैस पर, सोलर पावर पर, पवन ऊर्जा पर चल रहा है उनका काम, क्योंकि वो बहुत जागरूक है और आगे निकल चुके हैं। भारत में इसका उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, भारत में प्राकृतिक गैस के निक्षेप हमें मिले हैं, कहाँ मिले हैं, हमें मिले हैं जैसलमेर में, हम लगातार इसको ट्रेस कर रहे हैं और निकालेंगे भी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में, त्रिपुरा में, और बॉम्बे हाई में, बॉम्बे के अपतटीय क्षेत्र, बॉम्बे का अपतटीय क्षेत्र मतलब वही समुद्र वाला इलाका बॉम्बे के पास में। तो इन सारे एरियो में इंडिया में मिल रहा है। सोचो इंडिया में कितनी जगहों पर आपको ये चीज़ें मिल रही है। तो भारत में भी ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक गैस नहीं है, भारत में भी प्राकृतिक गैस के काफ़ी निक्षेप पाए जाते हैं। अब हमें क्या करना है भाई,
हम पेट्रोलियम की बात करें और प्राकृतिक गैस की बात करें तो दोनों है तो जीवाश्म, दोनों एक साथ ही मिलते हैं, लेकिन दोनों में से चुने किसे? तो चुने उसे जिससे हमें ज़्यादा फायदा हो। तो हम देख सकते हैं कि खनिज तेल यानी ये पेट्रोलियम जो पदार्थ है ये और प्राकृतिक गैस में तुलना करना चाह रहे हैं। इनकी हानियाँ तो एक जैसी, हानियाँ तो दोनों से होती है, लेकिन फिर भी कौन सा चीज़ ज़्यादा सही रहेगा, ज़्यादा इजी पड़ जाएगा। मैंने बोला ना कि पेट्रोलियम आपको महंगा इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत दूर दूर तक ले जाना पड़ रहा है उसको आपको, और वो भी किससे? वो भी आपको टैंकरों के माध्यम से ले जाना पड़ता है। तो पेट्रोलियम की बात करूँ कि आसानी से परिवहनीय है, इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। किसके द्वारा? टैंकर के टैंकर ले जा सकते हैं। और इससे भी अच्छा तो लाभ इसका है प्राकृतिक गैस का, आसानी से परिवहनीय, पाइपलाइन के थ्रू ले जा सकते हैं। और कितनी मात्रा में ले जा सकते हैं? सीधा वहाँ से निकाली और किसी दूर, कई दूर पहुंच सकते हैं, वो भी जल्दी फास्ट पहुंच जाएगी और इसमें कॉस्टिंग भी नहीं लगेगा दोस्तों। तो ये तो सस्ती पड़ेगी ना, पेट्रोलियम से सस्ती पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पाइपलाइन से जा रहा है ना। आप सोचो, आप खुद सोचो कि एक नली आपके पास में है, बहुत लंबी नली है, और आपको उस नली से छत से नीचे पानी ले जाना है, आपको अपने घर की छत से पानी नीचे ले जाना है, और आपके पास नली है और एक बाल्टी है। तो या तो आप बाल्टी उठा उठा के ले जा सकते हो, या आप सीधा नली लगाई टंकी में ऊपर और सीधा नीचे पानी कर सकते हो। तो आपको कौन सा बेहतर ऑप्शन होगा ये आप खुद बता दीजिए। आपको बेहतर ऑप्शन लगेगा वो पाइप वाला, जिससे इजीली आपका पानी सारा आप नीचे ले जा सकते हो। तो दोनों में आपके पास सुविधा तो है, आप या तो बाल्टी लेके नहीं जा, तो वो बाल्टी क्या है? वो टैंकर है, और वो नली क्या है? वो पाइपलाइन है। तो आप बता सकते हो महंगा कौन सा पड़ेगा। आप इसमें थक जाओगे ना, बार बार बाल्टी ले जाओगे, कितनी बार ले जाओगे? 10 से ज़्यादा बाल्टी ले भी नहीं जा पाओगे। लेकिन एक बार नली लगा दी तो हमेशा के लिए वो पानी चलता रहेगा। तो इसीलिए सीएनजी भविष्य में सस्ती हो सकती है। अभी पाइपलाइन पूरी तरह से लगी नहीं है, अभी चल रहा है काम। जैसे वो कंप्लीट हो जाएगी वैसे ही हमारे देश में इसकी जो खपत वो बढ़ेगी तो सही, लेकिन ये बहुत सस्ती हो सकती है। तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ है। क्यों? क्योंकि तेल और कोयले से प्रदूषण भी कम करती हैं। पेट्रो रसायन उद्योगों का आधार है ये। पेट्रो रसायन उद्योग जिसमें पेट्रोलियम का रसायन का इस्तेमाल ही किया जाता है, ऐसे उद्योगों में ये कच्चा माल ही कोई इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, लेकिन ये तेल से सस्ता मिलेगा। कुल मिला के हमें तो कंपैरिजन करना है। आप कोई चीज़ तब खरीदते हो ना जब आपको अपनी कोई चीज़ से सस्ते मिले और बेहतर मिले। तो आपको पेट्रोल की बजाय सीएनजी तभी खरीदना चाहिए जब आपको पेट्रोल से ज़्यादा बेटर सीएनजी मिले। तो ये सारी बेटर चीज़ें तो है ना, एक तो सस्ता मिल रहा है, दूसरा प्रदूषण भी नहीं कर रहा है और आसानी से अवेलेबल हो पा रहा है। हानियाँ क्या है दोस्तों? इस दोनों की हानियाँ एक जैसी हो सकती हैं। तेल अधिप्लावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय होता है। तेल अधिप्लावन मतलब मान लो कहीं की जगह पर तेल जब बहुत ज़्यादा तेल रिसाव हो गया या गैस रिसाव हो गया, उसकी वजह से आग वगैरह लग गई, तो उससे क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी आ जाती है उस क्षेत्र में, ऑक्सीजन जो है वो भी खत्म होना शुरू हो सकती है। निर्मुक्त प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है। जितने भी वाहनों में इन दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा, उन वाहनों से निकलने वाले धुएं की वजह से उस धुएं में होता है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड, और उसी की वजह से होती है अम्ल वर्षा। ये अम्ल वर्षा बहुत नुकसान कर सकती है दोस्तों। जैसे कि आपके जो ताजमहल है उसकी खूबसूरती जो खत्म हो रही है, धीरे धीरे उसकी चमक जो खत्म हो रही है, वो इस अम्ल वर्षा की वजह से हो रही है। भविष्य में अभी आने वाली क्लासेस में इसके बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं है। और क्या है, हर बार क्या है कि बार बार नया, मान लो हमें कोई अभी पे हम लोग सऊदी अरब से हमें मिल रहा है मान लो पेट्रोल, तो हमारे पास ऐसे रिफाइनरीज है जिससे हम लोग रिफाइन कर रहे हैं। मान लो सऊदी अरब से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, किसी दूसरे देश से मिलता है, तो ऐसे में वापस से उस देश की जो पेट्रोल है उसको हो सकता है हमारी मशीनें उसको काम न कर पाए, या कोई नया ईंधन हमने ले लिया हो, या कोई नया आपको जीवाश्म ईंधन मिल गया तो उसको शोधित करना बहुत आसान नहीं होता है। बहुत कम मात्रा में मिल गया हो तो उसको भी निकाल नहीं सकते आप। तो बड़ी समस्या तो है इसमें, महंगा तो पड़ता है, लेकिन फिर भी दोनों में कंपैरिजन करें तो खनिज तेल की बजाय प्राकृतिक गैस ज़्यादा बेहतर होती हैं। दोस्तों बात करते हैं अगली जल विद्युत के बारे में। जल विद्युत क्या होती है? देखिए, जल से प्राप्त की जाने वाली विद्युत को हम लोग क्या बोलते हैं? जल विद्युत कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? पानी को गिराया जाता है। आप चाहे तो देख सकते हैं इसमें आप देख सकते हैं कि जल को कैसे, जैसे पानी यहाँ से छोड़ा, पानी जैसे छोड़ा, पानी यहाँ पर टरबाइन को घुमा रहा है। अगर आप इसको व्यवस्थित देख पा रहे हो तो देखो ये टरबाइन घूम रहा है और टरबाइन घुमा करके पानी वापस रिलीज हो रहा है, पानी अपना काम कर रहा है। पानी को तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन पानी जब जा रहा है तो यहाँ पर क्या घुमा दिया इसने? ये टरबाइन घुमा दिया। ये टरबाइन जब घूमता है तो ये जनरेटर को घुमा देता है
और जनरेटर, ऊपर जो जनरेटर लगा होता है, इसी जनरेटर से क्या प्रोड्यूस हो रही है, बिजली, और ये बिजली तारों के माध्यम से ट्रांसफर हो जाती है। ऐसा कुछ इसका कॉन्सेप्ट रहता है। देखिए, बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध जो बनाया जाता है ना, बड़े बड़े बांध में जो पानी इकट्ठा किया जाता है उसको पहले ऊंचाई से गिराते हैं, और जब गिराते हैं तो वहाँ पर नीचे क्या लगे होते हैं, बड़े बड़े टरबाइन लगे होते हैं। वो टरबाइन जब घूमते हैं तो किसको घुमाते हैं, पाइप द्वारा ये जल नीचे टरबाइन में गिरता है, और घूमते हुए ब्लेड जनरेटर विद्युत उत्पन्न करते हैं। वो ब्लेड जब घूमते हैं तो जनरेटर को घुमाते हैं, और जनरेटर क्या कर रहा है, जनरेटर क्या करता है, विद्युत को उत्पन्न करता है, जो विद्युत कहलाती है। और इसी विद्युत को हम लोग क्या बोलते हैं, जल विद्युत कहते हैं। अब आपने सोचा कि वो जल जो चला जाता है, विद्युत निकाल के कहाँ चला जाता है, तो जल से विद्युत नहीं निकली, जल में विद्युत होती तो निकलती ना, जल तो खाली घुमाने का काम कर रहा है, तो जल में कोई नुकसान नहीं हुआ, पानी वैसा का वैसे ही था। बाद में बचे हुए पानी को हम लोग कृषि कार्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों जो बांध बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना। क्यों, क्योंकि उसका एक से ज्यादा उद्देश्य हो गया ना। बांध का निर्माण क्यों किया जाता है, बांध का निर्माण दो उद्देश्य तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला, एक तो किसानों को सिंचाई के लिए, और दूसरा जल विद्युत करने के लिए। तो जल विद्युत उत्पन्न करने और किसानों को सिंचाई के लिए पानी प्रदान करने के लिए तो दो उद्देश्य हो गए। जब एक से ज्यादा उद्देश्य के लिए कोई चीज बनती है तो उसको हम लोग बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। इसके अलावा मछलियां पकड़ने का काम भी बांधों में किया जाता है, तो ये तो हो गया बहुउद्देशीय परियोजना। तो ये तो आपको समझ में आ गया जल विद्युत के बारे में। अब देख लेते हैं कि जल विद्युत कहाँ कहाँ कितनी कितनी हो रही है। दुनिया का, विश्व का सबसे पहला जल विद्युत जो है वो नॉर्वे ने उत्पन्न किया था, और विश्व की कुल ऊर्जा का अभी 1/4 भाग जल विद्युत से उत्पन्न किया जाता है। इसको हम लोग पन बिजली या हाइड्रो पावर प्लांट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पन बिजली। तो पन बिजली क्या होती है, ये जो जल से इस्तेमाल की जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पन बिजली। दुनिया का भी 1/4 हिस्सा हम लोग से इस्तेमाल कर रहे हैं। विश्व के अग्रणी देश कौन है जहां जहां पर पन बिजली उत्पादित की जाती है, पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चाइना। पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चाइना। चाइना तो आपको पता है, नॉर्वे भी हमने बता दिया, ब्राजील तो जानते होंगे आप, साउथ अमेरिका का एक बहुत बड़ा देश है। दक्षिण अमेरिका का आपने देखा होगा, ये कुछ ऐसा मैं बनता दक्षिण अफ्रीका का, कोशिश करता हूँ कि इसको व्यवस्थित बना दूँ, ऐसा कुछ बनता है दक्षिण अफ्रीका का मैप। यहाँ पर आपका आता है ब्राज़ील, ये ब्राज़ील नाम का आपका देश है। वहीं यहाँ पर एक छोटा सा देश है दोस्तों जिसका नाम है पराग्वे। तो पराग्वे भी ब्राज़ील के नीचे ही आता है। इन दोनों देशों में नदियों के पानी को रोक करके बड़ी बड़ी मात्रा में क्या बनाया जाता है, जल विद्युत बनाई जाती है। भारत में जल विद्युत परियोजना कहाँ कहाँ है, भाखड़ा नांगल बांध जो कि आपका पंजाब राज्य में है, गांधी सागर बांध, ये गांधी सागर बांध जो है आपका मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। वहीं नागार्जुन सागर बांध जो आपका आंध्र प्रदेश में पड़ेगा, ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्रा में है। और दामोदर नदी घाटी परियोजना जो भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना थी, ये आपको पड़ेगी वेस्ट बंगाल में। तो इतनी सारी चीज़ें जो है हमारे पास, ये तो बहुत कम है, और बहुत ज़्यादा जल विद्युत परियोजना इंडिया में चल रही है। तो मेजर मेन जल विद्युत परियोजना बता रहा हूँ मैं आपको, जो शुरुआत में लगाई गई थी भारत में सबसे बड़ी बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। अभी तो सबसे ज़्यादा जल विद्युत हमारे देश में उत्पन्न जो हो रहा है वो सरदार सरोवर डैम गुजरात का उत्पन्न कर रहा है, और भविष्य में हम लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा तरक्की भी कर लेंगे। तो जल विद्युत में भारत काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो दोस्तों हमने आज इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन कर लिया है। आज हमने पढ़ा है कि जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन होते हैं उनकी उपयोगिता क्या है। परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में कौन कौन से संसाधन आता है, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और विद्युत, जल विद्युत उत्पादन के बारे में हमने पूरी चर्चा कर ली है। दोस्तों हमारे सारे के सारे वीडियो आपको YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाई देंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको YouTube पर सारे वीडियो एक साथ ना मिले, तो उसका एक और दूसरा तरीका है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे वीडियो सीक्वेंस में मिले और आसानी से उपलब्ध हो जाए, तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट्स पर। हमारी वेबसाइट है magnetbrain.com पर जा सकते हो। जैसे आप magnetbrain.com पर जाओगे आपको ये ऐसा कुछ दिखाई देगा। वहाँ पर आपको क्या सिलेक्ट करना है, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप CBSE हिंदी मीडियम सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप CBSE हिंदी मीडियम सिलेक्ट करेंगे तो आपको पास सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसमें ये जो क्लासेस आपको दिखाई देगी उसमें आपको क्या करना है, इसके अंतर्गत आपको 8th क्लास पर क्लिक करना है। जैसे आप 8th क्लास पर क्लिक करोगे आपको सारी 8th क्लास की जो फैकल्टीज़ है वो दिखाई देगी जो आपको पढ़ाने वाले हैं।
जिसमें आपको विज्ञान, गणित, सामाजिक अंग्रेजी, सामान्य अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान, ये सारे सब्जेक्ट देखो दोस्तों आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें से आपको जो भी देखना आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सामाजिक विज्ञान देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वॉच नाउ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ऐसी कोई विंडो खुल करके आएगी जैसी आपको दिखाई दे रही है। तो आपको ये विंडो दिखाई देगी। इसमें आपको क्या करना है, वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे पाठ्यक्रम, परिचय, इसमें से किसी को भी आपने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करोगे आपका वीडियो ऑन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और आपको आपकी क्लास व्यवस्थित रूप से दिखाई देगी और आप अपने नोट्स भी बना सकते हो। और अगर आप दोस्तों ये सोच रहे हो कि इसका आपको कुछ पेमेंट देना पड़ेगा तो ये भी आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो मैग्नेट बेंच दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो कि क्लास 6 से क्लास 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दी जा रही है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो इसी तरह से आपको मिलते रहें तो आपको करना होगा हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तब तक बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।